नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 5 विषय पर्यावरण जिसमें चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 8 हमारा है रसोई विज्ञान, तो हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम रसोई घर के साथ जुड़े हुए कितने ही मसालों के बारे में जानकारी लेंगे और उन मसालों का उपयोग हमारी सेहत के साथ, यानी कि वो सिर्फ खाना बनाने के अलावा कहाँ कहाँ हमारी सेहत के लिए भी उपयोगी है या उपयोगी बन सकते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर के दौरान हम जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 8 रसोई विज्ञान की। हम आहार में अनाज, दलहन, फल, दूध और साग सब्जी लेते हैं। आहार से हमें ऊर्जा मिलती है। अलग अलग क्षेत्र के अनुसार आहार में भी विभिन्न भिन्नता होती है। हम आहार को उबाल करके, सेक करके, भून करके या तल करके तैयार करते हैं। कुछ आहार कच्चे ही खाए जा सकते हैं। हमारे आहार में भी विविधता होती है। हमारे शरीर के विकास और वृद्धि के लिए अच्छा और पौष्टिक आहार आवश्यक है। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए रसोई विज्ञान की जानकारी आवश्यक है, जिसमें रसोई में प्रयुक्त विभिन्न मसाले उपयोगी हो सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में मैंने कहा उस हिसाब से रसोई के बारे में ही और रसोई के साथ जुड़ा हुआ एक विज्ञान, यानी कि रसोई में जो हम उपयोग लेते हैं वो सारी चीज़ें हमारी सेहत के लिए कैसे ज़रूरी है उसी के बारे में चर्चा करनी है। तो पहले तो है कि हम खाने में कौन कौन सी चीज़ें लेते हैं। तो कि अनाज हो, दलहन, फल, दूध, साग सब्जी, इस सब का उपयोग हम खाने पीने में करते हैं। उन सारी चीज़ों को हम कैसे लेते हैं आहार के रूप में, तो कि या तो हम कोई भी खाना उबाल कर खाएंगे, समझ लो कि खिचड़ी है, भात है, ऐसी चीज़ें हम उबाल के खाते हैं सेक करके। पराठा हो गया, किसी भी प्रकार का हो, पराठा, रोटियां, ऐसी सारी चीज़ें जो है वो हम सेक कर खाते हैं। भून कर जितनी भी हमारी सब्जियां बनती है वो भून कर ही हम बनाते हैं। तल करके, तो कि तल करके में आता है कि हम पूरी तलते हैं, भजिया तलते हैं, ऐसी सारी चीज़ें जो हम तेल में तल के खाते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम कच्ची ही खाते हैं। कच्ची चीज़ें कौन कौन सी खाते हैं, तो कि ककड़ी हो गई, गाजर हो गई, मूली हो गई, ये सारी चीज़ें हम, टमाटर, ये सारी चीज़ें हम कच्ची भी खा सकते हैं। तो ये कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें है। तो ये हमारे खाने की विविधता है कि हम कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे खा सकते हैं। वैसे में आपको मैंने कुछ बता दिया, जो हम उबाल कर खाते हैं, कुछ सेक कर खाते हैं, कुछ भून कर खाते हैं और कुछ तल कर। ये 4 तरीके से खाना बनता है। खाने बनने की 4 पद्धतियाँ है: उबाल कर, सेक कर, भून कर और तल कर। इसके अलावा जो 5वां है वो है हमारा कच्चा खाना। जो भी चीज़ हम कच्ची खा सकते हैं उसको हम कच्चे ही खाते हैं। मैंने उदाहरण दिया उस हिसाब से ककड़ी हो, गाजर हो, मूली हो, टमाटर, ये सारी चीज़ें हम कच्ची ही खाते हैं। तो इन सब की चीज़ों का हमारे शरीर के विकास और वृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसी से हमारे शरीर को पोषण मिलता है और उसी के कारण हमारा विकास भी होता है और हमारी वृद्धि भी होती है। चलिए, इसके आगे आपको एक चित्र दिया गया है जो रसोई घर का चित्र है, जिसमें कुछ डब्बे रखे हैं, कुछ बरनियाँ रखी है। उस पर स्टिकर में देखो लिखा है नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया और चीनी। एक औरत बैठी हुई है, वो खाना बना रही है, जैसे कि रोटियां सेक रही है, कुकर में भी कुछ बना रही है। पानी पड़ा है, पानी का मटका भर के पड़ा है, चम्मच है, गिलास है, कटोरिया है, तपेली है, ये सारी चीज़, चकला, बेलन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी है। अब अवलोकन करने के बाद, इस चित्र को अवलोकन करने के बाद नीचे कुछ सवाल पूछे गए। चित्र में क्या क्या दिखाई देता है, तो मैंने पहले ही कह दिया। चित्र में रसोई घर है, उसमें कुछ डब्बे, मसालों के बरनियाँ, फिर थाली, कटोरी, ग्लास, चम्मच, पानी का मटका, कुकर, एक गैस, फिर रोटी से तवा है, रोटियां है, पतीलियाँ पड़ी हुई है, चकला बेलन है, आटा साँध के रखा हुआ है वो है। ये सारी चीज़ें हमें उस चित्र में दिखाई देती हैं। दूसरा सवाल है, रसोई के लिए कौन कौन से मसाले दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से मसाले हैं रसोई के लिए? नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया और चीनी,
यानी कि ये सारी चीज़ें हमारे मसाले दिखाई दे रहे हैं। फिर है कुकर में क्या बनता होगा। कुकर में क्या बनता होगा, तो कोई रोटियां बाजू में बन रहे तो हम कह सकते हैं कुकर में दाल बन रही हो सकती है, चावल बन रहे हो सकते, या कोई सब्जी भी बनती हो सकती है। फिर है आपको एक सारणी दी गई है, भावना तथा दीप ने क्या खाया उसका विवरण नीचे दिया गया है कि सोमवार को सुबह में उन्होंने रोटी सब्जी खाई, शाम को भाखरी और साग खाया। अब ये चीज़ें किससे बनी हुई हैं, तो रोटी और भाखरी सेक कर बनाई होगी, सब्जी या साग हमारा भून कर या उस हिसाब से बनाया होगा जो उबाल कर बनाना हो। तो यहाँ पे कहा गया है, नीचे विवरण दिया गया है, सोमवार रोटी सब्जी भाखरी और साग कैसे उबाला हुआ आहार और सेका हुआ आहार में टिक किया हुआ है। ये एक सारणी दी गई है, उसी हिसाब से हमें नीचे भी एक सारणी बनानी है। इसमें हमें लिखना है कि हमने किस दिन क्या खाया है। 1 2 3 नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सोमवार मंगलवार बुधवार ऊपर आ चुका है, तो मैं यहाँ पे गुरुवार शुक्रवार और शनिवार लिख सकती हूँ। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं सुबह में हमने क्या खाया, तो सुबह में हमने जो भी खाया हो वो हम लिख सकते हैं, जैसे कि परोठा और साग खाया, फिर शाम को हमने दाल चावल खा लिए, फिर दूसरे दिन सुबह में हम लिख सकते हैं कि हमने सब्जी रोटी खाई, और बाद में हम लिखते हैं हमने खिचड़ी कढ़ी खाई। ऐसा करके तीसरे में आपको लिखना है, जैसे कि हमने सुबह में कुछ दाल ढोकली खा ली, और उसके शाम में हम लिख सकते हैं कि हमने भाखरी और साग खाया। ऐसा कुछ लिख दीजिए जो आप खाते हो रेगुलर, उस हिसाब से। फिर वो खाना कैसे बना हुआ है, अगर आपने पूरी सब्जी लिखी है तो पूरी हम कैसे बनाएंगे, तलकर ही बनाएंगे। सब्जी है तो वो कैसे बनी होगी, भूनकर बनी होगी। वैसे जो चीज़ जिस तरीके से बनती है उसमें आपको टिक लगानी है। ऊपर की सारणी देख देख कर ही आपको नीचे की सारणी भी भरनी है। नीचे कुछ लिखा हुआ है कि एक लड़का था, उसका नाम महेश, वह प्रतिदिन तीखा और मसालेदार खाना मांगता है। रोजाना ऐसा खाने से उसके पेट में दर्द की शिकायत रहने लगी। एक दिन की बात है, महेश विद्यालय में था, उन लड़के खेलते थे, उसे पेट में दर्द हुआ, दर्द धीरे धीरे बढ़ गया, उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। इसमें एक लड़के की बात कही गई है जो प्रतिदिन तीखा और मसालेदार खाना खाता है। इसके कारण क्या होगा, पेट में दर्द। हमें खाना खाना चाहिए लेकिन इतना भी तीखा और इतने मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मसाले या तीखा खाने से, मसालेदार या तीखा खाने से हमारे पेट के जो अवयव है उनको नुकसान पहुंचता है। इसी के कारण हमारे पेट में दर्द भी होता है, जैसे इस लड़के को हुआ, और पेट का दर्द बढ़ने पर उसको अस्पताल भी ले जाना पड़ा। अब सवाल है कि महेश को पेट में दर्द क्यों होता होगा? क्यों? क्योंकि वो बाहर का मसालेदार और तीखा खाना खाता होगा, इसलिए। फिर दूसरा सवाल है कि डॉक्टर ने महेश को क्या कहा होगा? डॉक्टर ने महेश को क्या कहा होगा कि ऐसा तला हुआ और मसालेदार खाना कम खाए या थोड़े दिन के लिए बंद ही कर दे, ना खाए। फिर है महेश अब क्या करेगा? तो महेश क्या करेगा, डॉक्टर के कहे अनुसार ही वो खाना खाएगा और अपनी सेहत का ध्यान भी रखेगा, यानी कि वो अब ज़्यादा तला हुआ और वो खाना नहीं खाएगा। फिर नीचे और एक पैराग्राफ दिया गया है कि एक लड़की का नाम वर्षा है, वह 5वीं कक्षा में पढ़ती है, उसे बाहर खाने का शौक है, प्रतिदिन ठेले पर से खुला और बासी खाना खाती है। वर्षा प्रतिदिन ऐसा ही करती है। वर्षा को घर पर खाना पसंद नहीं है। वर्षा को रोजाना होटल रेस्टोरेंट अथवा ठेले वाले के पास जाती है, उससे जो पसंद होता है वहीं खाती हैं। ऐसी अगर आप कोई भी कार्य करते हो कि हर रोज़ बाहर के ठेले का खाना या फिर रेस्टोरेंट या होटलों का खाना अगर आप हर रोज़ खाते हो तो वो आपकी सेहत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि अगर होटल रेस्टोरेंट का खाना है तो बासी हो सकता है, बहुत समय से पहले बनाया हुआ हो सकता है, यानी वो बासी भी हो जाता है। उसके साथ वो खुला ही होता है, वहाँ पे कोई ढक के व्यवस्थित रखने वाला तो होता नहीं है, तो वो खुला ही होगा, तो उसमें कुछ भी गिर सकता है, यानी कि कोई जीव जंतु हो वो गिर सकते हैं।
उससे भी हमें नुकसान पहुंचता है और वो बासी और उसके साथ साथ तीखा मसालेदार भी होता ही है, इसीलिए हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। आप बाहर से पानी पूरी हो, फिर दाबेली हो, वड़ा पाव है, ऐसी चीज़ें जो खाते हो, वो आप देखते भी होगे जब लेने जाते हो या वहाँ पे खड़े रह कर खाते हो, तो वो कैसे खुले में ही पड़ा होता है, या फिर कैसे खुले में ही वो ऐसे बना कर ठेले वाला खड़ा हो जाता है। तो वहाँ से जाने वाले वाहनों, वहाँ से चलने वाले लोग सबकी जो धूल मिट्टी, यानी कि जो वाहन चले गए तो उसके जो धुआं होगा वो भी उसी खाने पे चिपका होगा, और आप वैसा ही खाना खा ले तो आपको मज़ेदार लगता है, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानकारक होता है। उसी के साथ वो एक ही तेल में बार बार कोई चीज़ तल रहा है तो वो तेल भी कितना गंदा हो जाता होगा, तो उसके वो भी हमारी सेहत के लिए नुकसानकारक है। उसी के साथ साथ आपका लिए क्या लगता है आपको कि आपके लिए वो ताज़ा ही बनाता है? वो के 2 दिन उससे भी हो सकता है, यानी कि वो बासी भी हो सकता है। सुबह का भी वापस सबको तल कर शाम को दे सकता है। तो वो बासी खाना खाने से भी कितनी बार हमारी तबीयत बिगड़ती है। इसलिए हमें ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। अब नीचे कुछ सवाल भी आपको पूछे गए हैं। वर्षा ठेले से क्या-क्या खाती होगी? तो वर्षा ठेले से क्या-क्या खाती होगी? ठेले पे क्या-क्या मिलता है भई? तो क्या आपने देखा होगा, पानी पूरी हो, भेल हो, समोसे हो, पकोड़े, कचौरी, दाबेली, वड़ा पाव, मैंने कहा उस हिसाब से इतनी सारी चीज़ें वो ठेले पे से कुछ भी खा सकती हैं। वर्षा बाहर का और बासी क्यों खाती होगी? वर्षा को घर का खाना पसंद नहीं है। ऊपर के पैराग्राफ में ही लिखा है कि वर्षा को घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, या तो फिर ऐसा होता होगा कि उसको घर पे जो बना जाता है, वो बनाया जाता है, वो उसको पसंद नहीं आता होगा, इसीलिए वो घर से बाहर, घर पे ना खा के बाहर ही खाना पसंद करती होगी। वर्षा को बाहर का खाना खाने से क्या हो सकता है? तो वर्षा को बाहर का खाना खाने से क्या हो सकता है? बीमार हो सकती है वो, महेश की तरह उसको पेट में दर्द हो सकता है, उसके अंदर के जो अवयव है पेट के, वो थोड़े समय के बाद ज़्यादा बाहर का खाता हो तो हमारे अवयव जो आंतरडा कहते हैं, वो सारे नुकसान पहुंचता है उससे, और वो जितना कार्य करने चाहिए वैसे कार्य पहले से कम करने लगेंगे, इसीलिए हमें बाहर का खाना कम ही खाना चाहिए। चलो अब आगे है, वर्षा को क्या हुआ होगा, ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में भी हमने जाना। बासी तला हुआ, तीखा या अधिक मसालेदार भोजन खाने से शरीर को नुकसान होता है। छोटी बड़ी बीमारियां या रोग का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्यप्रद आहार का स्वास्थ्य के साथ सीधा संबंध है। अगर हम खाना पौष्टिक खाएंगे, यानी कि आप घर का बना हुआ खाना खाओ, दाल चावल सब्जी रोटी, वो भी ऐसा कि जो ना ज़्यादा तीखा हो और सही मात्रा में हो और अच्छे से बना हुआ हो, यानी कि अच्छे से पका हुआ हो। ऐसा खाना अगर आप घर पे बना हुआ ही खाते हो तो वो आपके स्वास्थ्य के साथ अच्छा रहता है, यानी कि वो हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तभी हमारे अच्छा स्वास्थ्य भी रहेगा। आप विभिन्न प्रकार के आहार लेते हैं, इस आहार को तैयार करने में भी विविधता होती है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। यहाँ कुछ आहार के नाम दिए गए हैं, उन्हें किस प्रकार से बनाया जाता है उसे लिखिए। उसके लिए आप अपनी मम्मी की सहायता ले सकते हैं। यहाँ पे नीचे कुछ खाना के प्रकार दिए गए हैं। अब वो खाना आप किस प्रकार से बनाते हो उसमें टिक लगाना है। जैसे कि खिचड़ी तो वो उबाल कर बनती है। रोटी कैसे बनेगी? तो मैं कह सकती हूँ रोटी हम सेक कर बनाते हैं। फिर है पूड़ी, तो पूड़ी कैसे बनेगी? तल कर। वैसे 2 खाने खाली दिए गए हैं, वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सब्जी, यहाँ पे लिख दो सब्जी। तो सब्जी कैसे बनेगी? तो के भून कर। फिर है 5वां खाना, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं दाल। क्या लिख सकते हैं? दाल। तो दाल कैसे बनेगी? तो कि उसको पहले उबाला जाता है ना, तो दाल हमारी बन जाएगी उबाल कर। तो इस प्रकार से हम कोई भी 2 चीज़ें लिख देना। और रोटी और पूड़ी को मैंने बता दिया सेक कर और पूड़ी तल कर। इस प्रकार से हम जो भी खाना बनाते हैं वो अलग अलग प्रकार से बनता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आहार और स्वास्थ्य का संबंध भोजन बनाने के तरीके से जुड़ा हुआ है। हमारा आहार जैसा हम खाएंगे वैसे ही हमारा स्वास्थ्य रहेगा, और आहार हम जिस प्रकार से बनाएंगे तो उसी प्रकार से
हमारे जो भी आहार है वो किस प्रकार से बनाते हैं उसी के आधार पर हमारा स्वास्थ्य भी आधार रखता है। यानी कि भोजन बनाने की रीत से ही हमारा स्वास्थ्य जुड़ा हुआ होता है। कच्चा, धीमी आंच पर सेका हुआ अथवा भाप से पकाया गया आहार उत्तम गुणवत्ता वाला होता है। 3 प्रकार के आहार हमारे लिए उत्तम है। एक तो आप कच्चा खा लो वो, फिर धीमी आंच पर बनाया हुआ खाना, यानी कि धीमी आंच पर सेका हुआ बनाया हुआ खाना, या भाप से बना यानी कि हम जो चीज़ उबाल कर बनाते हैं वो सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम होती है। रसोई बनाने अथवा खाने के लिए एल्यूमिनियम और प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग टालें। हमारे आजकल हम जो भी खाना बनाते हैं बनाने के लिए उपयोग में भी लेते हैं वो सारे बर्तन या तो प्लास्टिक के होते हैं या एल्यूमिनियम के, लेकिन हमें उसका उपयोग कम करना चाहिए। फिर है सूर्य प्रकाश निरंतर और मुफ्त ऊर्जा देता है। इसकी सहायता से खाना बनाया जा सकता है। सकने वाला कुकर भी मिलता है जिसे सूर्य कुकर कहते हैं। सूर्य कुकर में बनाए गए भोजन में उसका गुण और स्वाद प्राकृतिक रूप में और पोषक तत्वों से युक्त रहता है। आपके गांव में ऐसे सूर्य कुकर का उपयोग कौन कौन करते हैं? सूर्य कुकर अथवा अन्य प्रकार से ऊर्जा मिलती है ऐसे उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये जो चित्र आपको दिया गया है वो सूर्य कुकर का है। इसमें देखिए क्या है कि ये जो नीचे आपको कुछ पेटी जैसा दिख रहा है यहाँ पे, वहाँ पे 4 डब्बे रखे गए हैं। उसमें हम खाना भर के, यानी कि हमें चावल बनाने हैं तो चावल धोकर उसमें पानी डालकर हम इसमें डब्बे में रख सकते हैं। फिर वैसे ही दाल को धोकर रख दो। फिर वैसे ही हमें अगर किसी सब्जी को सिर्फ उबालना है तो उसको रख दो इसमें, ऐसा करके रख कर फिर उसको ऐसी धूप में खुली जगह पर रखना है। तो होगा क्या, जैसे ही सूर्य प्रकाश इस कांच पे गिरेगा, इस कांच से यहाँ पे उसका एक प्रतिबिंब आएगा, यानी कि उसकी यहाँ से जाकर जो परावर्तन होके जो गर्मी है वो हमें यहाँ पे मिलेगी। और इस कांच की पेटी को एकदम हवाचुस्त तरीके से बंद की हुई है, उसके अंदर जो डब्बे रखे गए हैं वहाँ पे यहाँ से सीधा सर्कल होके यहाँ तक गर्मी जाएगी, सूर्य की गर्मी। और सूर्य की गर्मी के कारण ही वह खाना जो उसमें रखा गया है वो पकेगा। इस प्रकार से सूर्य प्रकाश कार्य करता है। लेकिन इस प्रकार से कार्य तो होता है, लेकिन कब होगा, जब सूर्य प्रकाश निकलेगा तभी। यानी कि सूर्य प्रकाश से द्वारा हम खाना बना तो सकते हैं, लेकिन सीधा बनाकर जो रखा जाता है, यानी कि जो उबालने की प्रक्रिया है वो उसमें हो सकती है। उसी के साथ अब जो सूर्य कुकर में जो खाना बना है वो प्राकृतिक रूप से बना है, ना उसमें कुछ गैस की ज़रूरत पड़ी, ना लकड़ी जलाकर बनाने की ज़रूरत पड़ी। इसलिए इसमें जो खाना बनेगा वो पूरी तरीके से एक तो पैक उसमें है और ऊपर से सूर्य प्रकाश की गर्मी के कारण बन रहा है, इसलिए उसमें जो पोषक तत्व होने चाहिए वो पूरी मात्रा में रहेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं वो पोषक तत्व से भरा हुआ खाना होगा। ऐसा हम उपयोग में नहीं लेते, लेकिन कई लोग इस सूर्य कुकर लेकर सूर्य कुकर का उपयोग करते हैं। तो सूर्य कुकर इस प्रकार ही दिखता है, जो बाजू वाले चित्र में दिखा है उसी प्रकार से दिखता होगा। आगे कोई आपको पूछा गया है कि सूर्य कुकर के उपयोग से क्या क्या लाभ होते हैं, उसके बारे में नीचे लिखिए। तो सूर्य कुकर के उपयोग से क्या क्या लाभ होते होंगे। तो पहले तो सूर्य कुकर से जो खाना बनता है ना, उसमें ना बिजली की ज़रूरत पड़ती है ना ही गैस की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हमारा गैस भी कम जलेगा, गैस नहीं जलेगा, तो यानी कि हमारी बचत हो रही है पैसों की ही। तो पैसों की एक तो बचत हो जाती है, दूसरा समय की बचत। उसको सिर्फ धोकर रख ही देना है, आपको उसके पास खड़े तो रहना नहीं है। सिर्फ उसको आप रख के दो, धूप में ऐसे धोकर चावल बावल को रख दो, उसके बाद आप अपना काम करो, वो उसके हिसाब से ही बन जाएगा। फिर है स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना, यानी कि वो उसमें जो स्वाद है वो भी नेचुरल तरीके से आएगा और पोषक तत्व भी उसमें रहेंगे। यानी कि तीसरा हम कह सकते हैं कि उसमें पोषक तत्व से युक्त खाना होगा। और
चौथा मैं कह सकती हूँ कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा खाना है बना हुआ वो सुपाच्य होगा, यानी कि हमारे शरीर में से वो पचने में अच्छा रहेगा। हाँ, यानी कि हमारे शरीर के लिए वो खाना पचने योग्य होगा, यानी कि उसके साथ हमारा स्वास्थ्य अच्छा ही रहे, वैसा ही खाना उसमें बनेगा। फिर है भोजन का स्वाद एक ही समान नहीं होता। विभिन्न स्वाद और सुगंध वाले भोजन के कारण हमें खाने में मजा आता है। आपने किन किन स्वादों का अनुभव किया है? हमने बहुत सारे स्वादों का अनुभव किया ही होगा। हम मीठा भी खाते हैं। फिर दूसरा है हम तीखा खाना पसंद करते हैं। कुछ चीज़ें हमें तीखी ही पसंद आती हैं। फिर तीसरा लिख सकते हैं हमें खट्टा खाना अच्छा लगता है। और जो चौथा स्वाद लिख रही हूँ वो हम कह सकते हैं कड़वा, यानी कि कड़वा। इस स्वाद सबको पता है लेकिन खाना किसी को अच्छा नहीं लगता, यानी कि इन 4 प्रकार के हमने खाने खाए ही होंगे। नीचे आपको दिया गया है कि आहार के मुख्य 6 रस है, यानी कि स्वाद है। मधुर यानी कि मीठा, खारा यानी कि नमक जैसा खारा, फिर खट्टा, तीखा, कड़वा और कसेला। कसेला यानी कि ऐसा स्वाद जो हमें थोड़ा कड़वा नहीं लेकिन कसेला लगे, वही स्वाद। फिर स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक रस को अनुपात के अनुसार लेना ही चाहिए। हमें हर एक स्वाद हमारे शरीर में जाना ही चाहिए। हम सिर्फ मीठा खाएंगे तो भी वो सेहत के लिए बुरा है, अगर सिर्फ तीखा खाएंगे तो वो भी सेहत के लिए नुकसानकारक है। इसीलिए हमें सभी प्रकार यानी कि ये 6 के 6 स्वाद हमारे शरीर में जाने जरूरी है। अब यहाँ पे आपको नीचे एक सारणी दी गई है जिसमें स्वादों के नाम दिए गए, जो 6 है वो किससे मिलता है वो लिखा है, और ये सारी चीज़ें हम किस प्रकार खा सकते हैं उसको लिखना है। चलो खारा, तो खारा हमें कहाँ से मिलेगा? पहला ही है खारा, वो स्वाद हमें कहाँ से मिलेगा? तो क्या हम कह सकते हैं नमक में से। खारा स्वाद हमें कहाँ से मिलता है? सिर्फ नमक में से। नमक में से मिलता है, वो हम कैसे खाते हैं? नमक खारा स्वाद लेना है तो हम नमक तो कच्चा ही खाना पड़ेगा ना, तो नमक। फिर है खट्टा, खट्टा स्वाद हमें मिलेगा नींबू, इमली, कोकम जैसी चीज़ों में से मिलेगा। अब नींबू भी हम कच्चा भी खा सकते हैं और उसको किसी चीज़ में डाल के भी खा सकते हैं, लेकिन नींबू, इमली और कोकम हम ज़्यादातर कैसे खाते हैं? कच्चा ही खाते हैं। फिर है तीखा, तीखा स्वाद हमें किस में से मिलेगा? तो कि एक तो मिर्च है, फिर है अजवाइन, फिर लिख सकते हो लहसुन। इस सब में से हमें कौन सा स्वाद मिलता है? तीखा। वो सारी चीज़ें हम किस प्रकार खाते हैं? तो के तीखा स्वाद एक तो कच्चे हम मिर्च भी खाते हैं, यानी हमें कह सकते हो कि कच्चा खाने से। फिर कुछ चीज़ें में डालकर यानी कि सेक कर या तलकर बनाने वाली चीज़ों में से या अन्य प्रकार से भी हम डाल के तीखा खाते ही है। अजवाइन हो तो वो किसी चीज़ के किसी कोई भी सब्जी के मसाले में गिर गए तो वो सेक कर हो गया, या किसी आटे में सान कर अगर आप अजवाइन वाली पूरियाँ बना दो तो तलकर भी आ गया, और अन्य रूप से भी हम खा सकते हैं। लहसुन भी ऐसा ही है इसलिए। फिर है कसेला, कसेला यानी हल्दी का स्वाद। हल्दी का स्वाद आपने देखा है ना, वो थोड़ा तूरा लगता है, यानी कि हल्दी। फिर हम कसेला स्वाद में हम लिख सकते हैं हल्दी। फिर जो हमारे सारे दलहन है वो फिर कैरी की गुठली, सुपारी, ये सारी चीज़ें जो है वो कैसी है जिसमें से हमें कसेला स्वाद मिलता हो। अब वो सारी चीज़ें हम कैसे खा सकते हैं? तो एक है कसेला स्वाद यानी कि हल्दी, और ऐसा आप अगर कच्चा खाओ तो, या दलहन हम कच्चा खाए तो दलहन को उबाल कर भी हम खाते हैं वो, या फिर उसको सेक कर यानी कि किसी भी प्रकार का हम दलहन जो भी है, या फिर कैरी की गुठली उसको भी हम सेक कर या सुपारी भी सेक कर खाते ही हैं, तो वो हो गया। उसके बाद है कड़वा स्वाद। कड़वा स्वाद हमें कहाँ से मिलेगा? पहले ही आपको याद आएगा करेला, करेले के साथ मेथी हो गई, या फिर कड़वा नीम हो गया। ये सारी चीज़ों में से हमें कड़वा स्वाद मिलता है। उसको हम कैसे खाएंगे? तो एक तो उबाल कर या तो फिर उसको सेक कर, इसी प्रकार से खाएंगे। तो इस प्रकार से इस सारणी में आप लिख दीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं।
चलिए अब आगे देखते हैं कि रसोई घर में भोजन बनाने के लिए विभिन्न मसालों का उपयोग होता है। इन मसालों में नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, मेथी, राई, गुड़, इमली इत्यादि पदार्थ होते हैं। ऐसी सामग्री हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। रसोई की अनेक सामग्री ऐसी है कि उनके वैज्ञानिक अभिगम जुड़ा हुआ है। यह जानकारी हमारे लिए भी अत्यंत उपयोगी है। अभी तक हमने सिर्फ रसोई के बारे में जान लिया, अब उसके साथ विज्ञान के जो जुड़े हुए विज्ञान है उसके बारे में जानकारी लेनी है। आइए स्वाद के आधार पर मसाले पहचाने। छवस रस में मेरा नाम, मेरे बिना न होगा काम। गुड़, चीनी, मिश्री, गन्ना और प्राकृतिक रूप से पके हुए फल मिठास देते हैं। यानी कि ऊपर आपको जो दोहा दिया गया है वो है हमारे मीठे रस के बारे में। मीठे रस से हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है। ये हम सब ये तो जानते हैं कि हमें मीठा पसंद है। मीठा मिलता कहाँ से है? तो कि गुड़, चीनी, मिश्री, गन्ना या प्राकृतिक रूप से पके हुए जो फल है उसमें से हमें मिठास मिलती है। लेकिन मीठा रस जो होता है वो हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है? तो कि उसमें से हमें कौन सा क्या हो मिलता है? तो हमें काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है। इसीलिए हमारे शरीर में मीठा स्वाद जाना जरूरी है। उसके बाद है नाम मेरा है नमक, स्वाद में हूँ खारा, रसोई का राजा रखा है नाम मेरा। नमक, इसमें दूसरे जो दोहा है उसमें आपको नमक यानी कि खारे स्वाद के बारे में बताया गया है। और खारा स्वाद हमें मिलता कहाँ से है? नमक में से। खारे स्वाद के लिए नमक मुख्य है। इसे आप पहचानते हैं। बिना इसके भोजन फीका लगता है। बुखार आने पर नमक वाले पानी का पोता मस्तक पर रखने से बुखार कम हो जाता है। नमक जिससे हमें खारा स्वाद मिलता है और उससे उसके अगर नमक कम हो तो आपको खाना भी खाना पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि सब कुछ फीका फीका लगता है। इसीलिए नमक को खाने का राजा भी कहा गया है, यानी कि रसोई का राजा। और नमक हमारी हेल्थ के साथ यानी कि हमारे स्वास्थ्य के साथ किस प्रकार से जुड़ा है कि जब भी किसी व्यक्ति को ज़्यादा जोर से बुखार आ जाए यानी कि ज़्यादा बुखार हो तब उसका बुखार कम करने के लिए यानी कि उसका शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल लाने के लिए उसके सर पर नमक वाले पानी में पट्टियाँ भिगो भिगो कर सर पर रखी जाती हैं। यानी कि उससे क्या होता है, हमारे शरीर से जो भी ऊर्जा है यानी कि जो भी गर्मी है बुखार के कारण वो नमक सोख लेता है। यानी कि उसके द्वारा हमारे शरीर से गर्मी निकाली जा सकती है। तो ये आपने कभी ना कभी देखा होगा। उसके बाद है नाम सुनते ही मेरा मुंह में पानी आए, खट्टा मीठा मेरा रस शरबत में मौज लाए। ये इसमें हमें खट्टे स्वाद के बारे में बताया गया है। तो पहले तो खट्टा स्वाद मिलता कहाँ कहाँ से है? तो कि नींबू, टमाटर, इमली, कोकम, आंवला, कच्चे आम, उस सब में से हमें खट्टा रस मिलता है। खट्टे रस से पाचन क्रिया अच्छी होती है। यानी अगर आप कोई खट्टी चीज खाते हो ऐसी तो उसमें से हमारे शरीर का जो भी खाना है वो जल्दी पच जाता है। यानी कि पाचन क्रिया हमारे शरीर की अच्छी रहती है। खाना खाने के बाद आपने मट्ठा पिया होगा। खाना पचाने के लिए मट्ठा उपयोगी है। यानी कि जो भी खट्टे स्वाद वाला चीज़ें है अगर आप उसको समय सर हमारे शरीर में अगर रेगुलर लोगे यानी कि हर दिन कुछ ऐसी खट्टी चीज़ आप खा लोगे तो धीरे धीरे हमारे शरीर का पाचन क्रिया अच्छी हो जाएगी। हरी और लाल मिर्च है मेरा नाम, सबकी जीभ तीखी करना है मेरा काम। इसमें हमें तीखे स्वाद के बारे में बताया गया। अब तीखा स्वाद मिलता कहाँ कहाँ से? तो कि मिर्च, राई, काली मिर्च, अदरक, अजवाइन, लहसुन, तज, लौंग, लींडी पीपर वगैरह में से हमें तीखा रस मिलता है। अब तीखा रस हो करता क्या है हमारे शरीर में? तो कि तीखा मसाला हानिकारक जीवाणुओं का नाश करता है। हमारे शरीर में जो भी हानिकारक जीवाणु है वो ऐसे चीज़ें खाने से हमारे शरीर में तीखा स्वाद जाता है और तीखे स्वाद के कारण ऐसे हानिकारक जीवाणुओं का नाश होता है। पाचक रस उत्पन्न करता है परंतु अधिक मात्रा में तीखा मसाला नुकसान करता है। हमें तीखा खाना तो चाहिए लेकिन मात्रा में। अगर ज़्यादा आप तीखा खाओगे तो वो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर है कसेला कसेला किसी को न भाए, ऐसा स्वाद है मेरा, स्वाद कफ चिकनाई
दूर करने में पहला नंबर है मेरा। इसमें कसेले स्वाद के बारे में बात की गई है। हल्दी, विभिन्न प्रकार की दलहन, आम की गुठली, सुपारी वगैरह में से कसेला रस मिलता है। अब ये कसेला रस करता क्या है? तो कसेली वस्तुएं शरीर में से चिकनाई और कफ वगैरह दूर करती हैं। अगर हमारे शरीर में कफ हो गया है तो हमें हल्दी वाला दूध पिलाया जाता है, या हल्दी और नमक ऐसे ही कच्चा खाने के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसी कसेली चीज़ें खाने से हमारे शरीर का जो कफ है वो निकल जाता है, इसीलिए। मुखवास के रूप में हम आम की गुठली और सुपारी का उपयोग भी करते ही है। वो क्या करता है? हमारे मुंह से मुंह की जो चिकनाई होती है, यानी कुछ तला हुआ खा लिया है तो मुंह की चिकनाई एक तो दूर करता है, और मुंह में से किसी और चीज़ की बास आ रही है, जैसे कि आपने प्याज खा लिया तो उसकी बास आ रही है, तो वो निकल जाएगी, यानी कि मुंह साफ करती है। इसलिए हमारा कसेला स्वाद उपयोगी। फिर है थू थू करके थूक देते, बीमारी में मुझको लेते, कड़वा रस का गुण है, ज्यादा रखे निरोगी हमारी काया। कड़वा स्वाद। कड़वा स्वाद यानी कि ऐसा स्वाद जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभदायी वही है। मेथी कड़वा स्वाद हमें मिलता कहाँ से? तो मेथी करेले में से हमें कड़वा स्वाद मिलता है। नींबी कड़ी होती है, तो वो सब में से कड़वा रस हमें मिलता है। कड़वा रस किस काम में आता है? तो हमारे शरीर में भूख लगाने के काम में वो आता है। और दूसरा है उसका कि हमारे शरीर में जो भी जंतुनाशक जंतु है उसको नाश करने के लिए भी काम आता है, इसलिए लिखा है जंतुनाशक गुण वाला है। कड़वा रस शरीर को निरोगी रखने में सहायक है। कहते हैं ना, कड़वा खा लो, वो करेला खाने के लिए मम्मी जब बोलते हैं तो क्यों बोलते? बोले कि कड़वा करेला खाओगे ना तो आपको बुखार नहीं आएगा। वो कहीं ना कहीं सच भी बोलती है, ज़्यादा नहीं, लेकिन हमें ये कड़वा स्वाद भी थोड़ा थोड़ा खाना ही चाहिए, जिससे हमारा शरीर निरोगी रहे। आगे रसोई के कुछ मसालों का हमने परिचय प्राप्त किया। रसोई में से किसी भी एक पदार्थ अथवा मसाले के बारे में मित्रों से उसका परिचय कराइए। दूसरे मित्र को जो लाए हो उसका परिचय प्राप्त करें, यानी कि इस सरणी में हमें कुछ लिखना है। यहाँ पे रसोई का पदार्थ यानी कि रसोई के कुछ पदार्थों के नाम दिए गए, लिखने हैं हमें। सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के रूप में एक दिया गया है। उसका रंग कैसा है वो लिखा है पीला, जैसे कि पहला है हल्दी तो उसका रंग है पीला। दूसरा है कि स्वाद उसका, तो स्वाद कैसा होता है हल्दी का? कसेला। और उपयोग क्या आता है? रसोई तथा चोट पर लगाने में भी। हल्दी का जो मैंने बोला उसके साथ हल्दी कहाँ पे काम आती है? चोट पे लगाने में भी काम आती है। फिर है कि वो चीज़ की गंध है, हाँ तो हाँ या ना में उत्तर देना है, यानी कि हल्दी की स्मेल आती है, इसलिए हमने लिखा है हाँ। अब दूसरा जो नीचे खाने खाली दिए गए हैं उसमें हम लिख सकते हैं, पहले में हम लिख सकते हैं यहाँ पे नमक। नमक का रंग कैसा होता है? तो आप सबने देखा होगा कैसा होता है? सफ़ेद। नमक का रंग होता है सफ़ेद। फिर उसका स्वाद कैसा होता है? तो के खारा, यानी कि हम लिख सकते हैं खारा। फिर वो कहाँ पे उपयोग में आता है? तो एक तो रसोई में उपयोग में आता है, दूसरा जब बुखार होता है तब, और तीसरा हम लिख सकते हैं दांत साफ करने के लिए। उसके कोई सुगंध होती है तो के नहीं, यानी कि उसका कोई गंध होता है तो ना, ऐसा लिखना है। उसके बाद वाले में हम लिख सकते हैं लहसुन। हम लिख सकते हैं इसमें लहसुन, यहाँ पे हमने लिखा था नमक। फिर दूसरे वाले में लिख दो लहसुन। लहसुन का स्वाद रंग कैसा होता है? तो के सफ़ेद। फिर उसका स्वाद कैसा होता है? तीखा। उसका उपयोग कहाँ होता है? तो रसोई में या फिर चटनी बनाने में, उसमें उसका उपयोग होता है। फिर उसका स्वाद यानी कि उसकी गंध होती है ना, लहसुन की बात आती है ना, तो उसमें हम लिख सकते हैं हाँ। उसके आगे हम लिख सकते हैं गुड़। एक कसेला स्वाद आ गया, फिर खारा स्वाद आ गया, फिर तीखा। अब हम लिख सकते हैं गुड़, यानी कि मीठा स्वाद। तो गुड़ का रंग कैसा होता है? पीला होता है, लेकिन थोड़ा डार्क पीला, यानी हम कह सकते हैं कि अगर वो कत्थई रंग का भी होता है। और फिर दूसरा होता है कि मेथी पीला रंग जो आता है, यानी पीला भी आप लिख सकते हो। फिर उसका स्वाद कैसा होता है? तो हम लिख सकते हैं वहाँ पे मीठा, यानी कि गड़िया, यानी मीठा। फिर उसके बाद है
उसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो एक तो रसोई में होते हैं, या फिर अचार बनाते हैं उसमें भी होता है, या फिर हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें पहले गुड़ खिलाते हैं ना, किसी के घर पे जाते हैं तो पहले गुड़ खिलाते हैं ना, तो गुड़ उसमें उपयोग में आता है। उसका स्वाद यानी कि उसकी गंध होती है, यानी कि वहाँ पे हम लिख सकते हैं हाँ। आपको गुड़ गुड़ रखा होगा तो उसकी स्मेल आएगी ना, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो हाँ। उसके बाद है खट्टा स्वाद ले लेते हैं, तो खट्टे स्वाद के लिए हम लिख सकते हैं हाँ नींबू। नींबू आ गया, तो नींबू में क्या होगा? तो नींबू कौन कौन से रंग का आएगा? तो पे तो हरा रंग का आएगा या पीले रंग का आएगा। उसका स्वाद कैसा होगा? तो कि खट्टा। और वो उसका उपयोग कहाँ होता होगा? तो कि रसोई में, शरबत बनाने में, जब पेट दर्द करता है तभी भी आप लेता होंगे तो उसमें, और उसका गंध यानी कि उसकी स्मेल आती है तो उसमें हम लिख सकते हैं हाँ। अब एक और बचा जिसमें हम एक और लिख देते हैं, जैसे कि हल्दी मिर्च। अब हम लिख सकते हैं उसमें एक और लिखना है तो क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं कि राई। तो राई का रंग कैसा होता है? तो कि काला। उसका स्वाद कैसा होता है? तो कि तीखा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं राई, उसका रंग कैसा होता है? तो कि काला। उसका स्वाद तो तीखा। उसका उपयोग कहाँ होता है? रसोई में। रसोई में ही सिर्फ उसका उपयोग होता है, इसलिए लिख सकते हैं रसोई में। और उसकी स्मेल होती है तो कि ना, यानी यहाँ पे आएगा ना। इसकी और नमक की स्मेल नहीं आती है, बाकी सब जगह गंध में हाँ ही आएगा। चलिए अब आगे लेते हैं। रसोई में प्रयुक्त कुछ पदार्थ और मसाले अपने स्वाद, सुगंध और रस से हमारे आहार को स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाते हैं। ये भूख जगाने वाले तथा स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। यहाँ रसोई में प्रयुक्त पदार्थों की सूची दी गई है। जिन पदार्थों को आप पहचानते हैं उन पर गोली का निशान यानी कि सर्कल बनाना है, और जिसके बारे में हम नहीं जानते उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो कुछ खाले खाले भी दिए गए हैं, इसमें पहले जो दिए गए उसके बारे में लिख देते हैं। गुड़ आप सब पहचानते हो, फिर मिश्री उसको भी पहचानते होंगे, चीनी, नमक। तो ये सब पे आपको सिर्फ कुछ करना नहीं है, जो जो चीज़ आप जानते हो उस पर गोली बना दो। ये आपके हिसाब से आप जो जो चीज़ जानते हो उस पर आप गोली बना दीजिएगा। हाँ, जो खाली खाने हैं यानी कि जो जो खाने खाली रखे गए वहाँ पे मैं कुछ आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप लिख देना, यहाँ पे मेथी नहीं लिखा है ना, तो आप यहाँ पे मेथी लिख देना। फिर दूसरा उसके बाजू में खाली है तो वहाँ पे तिल लिख देना। और यहाँ पे खाना खाली है वहाँ पे हम लिख सकते हैं दलहन। फिर मिर्च के बाजू में जो जगह खाली है वहाँ पे लिख दो धनिया। फिर धनिया के नीचे एक जगह खाली है हल्दी के बाजू में, वहाँ पे लिख दो आप चने का लोट। फिर यहाँ पे लिख दो लास्ट वाले में मिर्च आ गया, जीरा लिख दो एक जगह पे। नहीं, जीरा लिखा हुआ है ना, जीरा नहीं लिखना, जीरा लिखा हुआ है। उसके बाद सिर्फ नीम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, तो मिर्च के बाजू में, यहाँ हल्दी के बाजू में एक जगह खाली रही वहाँ पे लिख देना सिर्फ नीम, यानी कि वो कड़वी नीम आ गई। यहाँ मीठी नीम लिखी हुई है तो नीम। ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे जो खाली खाने हैं वहाँ पे लिख दीजिएगा। और उसके बाद जो चीज़ें आपको पता है उसी के सामने सिर्फ गोली बनाइएगा। जो जो चीज़ आप जानते हो उस पर सर्कल ऐसे बना देना है, जैसे कि आप गुड़ को पहचानते हो तो गुड़ पे गोल बना देने का। फिर अगर आप यहाँ से नींबू को जानते हो तो नींबू पे गोल बना देने का। ऐसे आपको जो जो चीज़ आपके जानकारी में है उस पर सिर्फ ऐसे सर्कल बना देना है। अब आगे है, आपको कौन कौन से स्वाद अधिक पसंद है? हमें कौन कौन से स्वाद अधिक पसंद होंगे? एक तो मीठा, फिर खट्टा और तीखा। ये तीन स्वाद सभी को ज़्यादा पसंद होते हैं, इसलिए मैंने तीन नाम बता दिए। आपको जो पसंद है वो आप वहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद है, अपने मनपसंद स्वाद की कौन कौन सी वानगी आप खाते हो? मीठे में से पहला हमने जो लिखा था मीठा, तो मीठे में से हमने क्या खाया होगा?
तो कि मिठाइयाँ खाई होगी। फिर मैंने कहा उस हिसाब से अगर खट्टा, तो खट्टा हम क्या खाते हैं, तो कि पानी पूरी और सब चीज़ खाते हैं, उसमें खट्टा हमें लगता है। फिर तीखा, तो तीखा वानगी पूछे ना, तो तीखे में हम कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं। समोसा लिख दो, पकोड़ा लिख दो, जो भी आपको पसंद है वो एक चीज़ लिख देना। फिर है आहार में किसी भी स्वाद या रस का अधिक उपयोग करें तो वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके कारण हमारे देश में हृदय रोग और मधुमेह यानी कि डायबिटीज के रोगों के तेजी से बढ़ रहे हैं। इसीलिए आहार में अपने देश की ऋतु के अनुसार स्वपित स्वाद और मिर्च मसाले का उचित उपयोग करें। हमें कोई भी स्वाद हमें ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम उसी प्रकार का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन एक ही स्वाद और एक ही प्रकार का खाना खाने से हमारे स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचता है। हमारे देश में आजकल एक हार्ट अटैक और डायबिटीज़ दोनों रोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है, हम हार्ट अटैक बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम तला हुआ और बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तले हुए कारण होने के कारण तेल में जो भी चीज़ तली जाती है उसके कारण उस खाने में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमारे हृदय तक जो खाना पहुंचाते हैं, यानी कि हमारे हृदय तक जो खून पहुंचाती है, तो उसकी जो नलियाँ होती है वो धीरे धीरे सिकुड़ती जाती हैं, और इसीलिए हमारे हृदय तक अगर सही मात्रा में और सही रूप में खून ना पहुंचे तब हमें हार्ट अटैक आता है। ये हार्ट अटैक होने की सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और वो घटना होती क्यों है, यानी कि हार्ट अटैक होता क्यों है, क्यों हम ज़्यादा मात्रा में तला हुआ खाना खाते हैं इसीलिए। दूसरा कारण है हम आजकल की बाहर की चीज़ जैसे कि चीज़ वगैरह, चीज़ पनीर वैसी सारी चीज़ें भी ज़्यादा खाने लगे, उसके कारण भी चर्बी बढ़ जाती है हमारे शरीर में, और जब चर्बी बढ़ती है तो वो भी हमारे शरीर में जो नलियाँ होती है वो धीरे धीरे करके चर्बी के कारण सिकुड़ती रहती है, और वो भी हमारा खून सही मात्रा में हृदय तक नहीं पहुंचने देती। ये भी एक कारण है हमारा हार्ट अटैक आने का। फिर दूसरा है मधुमेह यानी डायबिटीज़। ज़्यादा मीठा आप खाओगे तो वो डायबिटीज़ हो सकता है, और डायबिटीज़ के कारण हमें बहुत नुकसान पहुंचता है। इसीलिए हमें ज़्यादा मात्रा में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जहाँ से हमें मीठा ज़्यादा हो। मीठा खाना ज़रूरी है लेकिन सही मात्रा में। अब दिन में एक बार मिठाई खाओ वो बात सही, लेकिन पूरा दिन अगर मिठाई खाते रहोगे तो वो आपके शरीर को नुकसान ही पहुंचाएगा। ठीक है, फिर आगे है अपने बड़ों से पूछकर जानकारी प्राप्त करें कि रसोई के पदार्थों या मसाले किसी बीमारी के प्राथमिक उपचार में उपयोगी हो सकते हैं। जैसे कि पहला आपको उदाहरण के रूप में दिया गया है सर्दी और खांसी। इसके लिए क्या करा जा सकता है, तो कि हल्दी और सौंठ वाला गर्म दूध पिलाया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि अगर आपको खांसी या सर्दी हो रहा है, तो कफ हो गया, तो क्या करते हैं मम्मी, हल्दी वाला दूध ही पिलाते हैं। तो हल्दी और सौंठ वाला गर्म दूध पिए, नमक डाले गए पानी से गरारे करें। सर्दी हो गई तो अगर हम बोल नहीं पाते तो क्या करते हैं, कभी कभी नमक डाले हुए पानी में गरारे कर लेते तो हमारा गला खुल जाएगा। उसी के साथ हमें नीचे 4 और खाने दिए गए जहाँ पे हमें लिखना है। फिर हमें इसमें पहला आपको बता सकती हूँ, क्या हम ये लिख सकते हैं कि अगर पैर में मोच आ जाए, बीमारी में बता रही हूँ पहले आपको कि मोच आना, अगर मोच आ जाएगी तो आप क्या करोगे, यानी कि घरगथ्थू इलाज में बोलूँ तो उसमें आप क्या कर सकते हो, तो हल्दी और नमक वाला लेप लगा सकते हो, वहाँ पे गर्म पानी में अपना पैर रख सकते हो। ये 2 चीज़ हम मोच आने पर कर सकते हैं। या फिर मोच आने पे तो हम हल्दी वाला पाटा लगा देते हैं, या फिर कहीं किसी चीज़ हमें लग जाए यानी कि सूजन आ जाए तब हम गर्म पानी में हमारा पैर रख सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरे में हम लिख सकते हैं अगर हमें पेट में दुख रहा है और गैस हो गया है, पेट में दर्द होना या गैस हो जाना, तो हम क्या करेंगे, एक तो नींबू पानी पीना बना कर पी सकते हैं, यानी कि सोडे के साथ नींबू मिलाकर वैसा पानी पी सकते हैं। फिर अजवाइन खा सकते हैं, या अजवाइन के साथ हम अगर थोड़ा सा गुनगुने पानी में नमक भी डालकर पी सकते हैं। फिर है दांत का, नेक्स्ट में हम लिख सकते हैं, यानी कि तीसरे वाले में आप लिख दीजिएगा दांत दुखता है, अगर हमें अचानक से दांत दुख रहा है
तो दांतों के दुखने पे हम ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा लौंग को थोड़ा सा भूनकर, यानी कि थोड़ा सा उसको तवे पर रख कर थोड़ा सा सेक कर वो लौंग का टुकड़ा हम हमारे जो दांत दुख रहा है वहाँ पे डाल सकते हैं, यानी कि वहाँ पे रख सकते हैं। या फिर जो हम दिवेल होता है उसको, उसमें कपूर को थोड़ा भीगा कर, यानी कि थोड़ा डाल रख कर फिर उसको घिसेंगे तो वैसा कपूर भी हम वहाँ पे रख सकते हैं। ये दो प्रकार है कि दांत जब दुखता है तब पहला आप बोल सकते हो कि लौंग को मुंह में रख सकते हो थोड़ा सा सेक कर, या फिर दिवेल जो होता है उसको उसमें कपूर को थोड़ा घिस कर वो भी वहाँ पे आप लिख सकते हो। फिर है कि जलना, लास्ट वाले में हम लिख सकते हैं कि जलना, अगर आप कहीं से जल गए हो तो क्या कर सकते हो, तो दूध की मलाई लगा सकते हो। अगर जली गई है आपकी उंगली में थोड़ा सा जल गए हैं तो आप दूध में से मलाई लगा कर निकाल कर उसको लगा सकते हो। या फिर हम छाछ भी लगा सकते हैं, उसके कारण भी थोड़ी ठंडक मिल जाएगी हमें जो जला हुआ है वहाँ पर। ये घरगथ्थू इलाज है जो हम तात्कालिक रूप में कर सकते हैं। रसोई के किस मसाले से रोग मिटता है, वहाँ आगे आपको पूछा गया है कि रसोई के किस मसालों से हमें रोग मिट सकता है। तो हल्दी से मिट सकता है, नमक, तो वहाँ पे आप लिख दीजिएगा हल्दी, नमक, अजवाइन, लौंग, इलायची, मरी, फिर यानी कि मरी यानी कि काली मिर्च, फिर हींग, ये सारी चीज़ों से, या फिर मेथी, ये सारी चीज़ों से हमारे शरीर में रोग मिट सकते हैं। इसके द्वारा एसिड यानी कि अम्ल और बेस यानी कि सार और लवण के बारे में जाना जा सकता है। इसका सविस्तार विवरण हम अगले कक्षा में करेंगे। ये अम्ल, बेस और लवण उसके बारे में हम आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य पर आहार का प्रभाव तो पड़ता ही है, इसके अलावा रसोई बनाने वाले तथा खाने वाले के मन और विचारों का भी प्रभाव पड़ता है। अतः खाना बनाते समय तथा खाते समय मन शांत रखकर अच्छे विचार रखने चाहिए। यानी कि हम जो खाना बनाते हैं उसके साथ साथ जो खाना बनाता है उसके विचार और जो खाना खाते हैं उन दोनों के विचार भी खाना हमारे शरीर पे जो प्रभाव डालता है उस पर वो प्रभाव कर सकता है। हम खाना बनाने बैठते और अगर गुस्से में बनाते तो खाना वैसा ही बनेगा, यानी कि वो खाना खाने से सामने वाले को भी गुस्सा आ जाए वैसा ही खाना बनेगा। और अगर आप मन शांत रख के खाना बनाते हो तो वही खाना दूसरे को खाने पर भी उसके मन में शांति ही होगी। इसी के साथ हमारा 8वां चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू।